हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसर्जन क्यों पर्याप्त है? तो बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने में विसर्जन क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि क्या है, हमारे बहुकोशिकीय जीवों में, यानी कि हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, वो उनका शरीर किससे बना होता है? पूरा कोशिका से ही बना होता है। तो क्या होता है कि सारी जो कोशिकाएं हैं वो पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। इस वजह से क्या, जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाती। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो सजीव कैसे पता चलेगा? ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जो जीव बोलते हैं, चलते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं वो सजीव होते हैं। लेकिन ये इसका सही सही नहीं कह सकते कि ऐसे जीव क्या होते हैं, सजीव होते हैं। क्योंकि अब पेड़ पौधे क्या है, वो सजीव है लेकिन वो क्या चलते हैं फिर बोलते नहीं है ना। तो सही मापदंड क्या होगा? जैसे कुछ क्रियाएं होती हैं जो वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं फिर भी उनमें होती रहती है। तो क्या इससे जो, और वो कौन सी क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम, जो सभी प्रक्रम होते हैं जैव प्रक्रम में, वो सब क्या कर, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन जीव सजीव होता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए, यानी कि रख रखाव। ये क्या, रख रखाव उनका हमेशा होता रहता है जब वो कोई विशेष कार्य भी नहीं करते, या उस समय भी चलता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अतः जैव प्रक्रम के द्वारा किसी वस्तु के सजीव या निर्जीव होने का निर्धारण हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? जो स्वपोषी जीव द्वारा जो कच्ची सामग्री उपयोग की जाती है वो क्या है? जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज लवण। और जो परपोषी जीव कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? भोजन है, जल है तथा ऑक्सीजन है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? तो हमने कौन सा प्रक्रम पढ़ा था अनुरक्षण के लिए? पहले जो आता है क्या, पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा क्या आ जाता है? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, स्वयं पोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं। इस साइड लिखेंगे हम स्वयं पोषी पोषण और दूसरी साइड लिखेंगे परपोषी पोषण। परपोषी पोषण। जिसमें पहला अंतर क्या आता है? स्वयं पोषी पोषण में स्वयं पोषी पोषण में स्वयं पोषी पोषण में क्या होता है? भोजन स्वनिर्मित होता है। भोजन स्वनिर्मित होता है। जबकि परपोषी पोषण में क्या होता है? भोजन, परपोषी पोषण में भोजन स्वपोषियों से, स्वपोषियों से प्राप्त होता है। अब दूसरा अंतर क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें
किसकी आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा की। इसमें सौर ऊर्जा के लिए क्या होता है? इसमें सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सौर ऊर्जा को लेने के लिए क्या चाहिए? हरित लवक। तो इसमें सौर ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? हरित लवक। हरित लवक आवश्यक है। जबकि इसमें क्या? इसमें इसमें सौर ऊर्जा इसमें सौर ऊर्जा आवश्यक नहीं है। इसमें सौर ऊर्जा आवश्यक नहीं है। अतः अतः क्या? अतः हरित लवक हरित लवक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। किसमें? स्वयं पोषी पोषण। इसमें भोजन का भोजन का पाचन नहीं होता, जबकि परपोषी पोषण में भोजन का पाचन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन होता है। अब चौथा अंतर क्या है? चौथे अंतर में हम लिखेंगे इसके उदाहरण को। तो इसका उदाहरण क्या है? सभी हरे पेड़ पौधे सभी हरे पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल नील हरित शैवाल सभी हरे पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल। और परपोषी पोषण के उदाहरण हैं। इसके कौन उदाहरण है? इसमें आ जाते हैं मानव तथा सभी जंतु। ये हमने इसके 4 अंतर देखे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में जो अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वो क्या करता है कि भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, जिससे क्या पेप्सिन क्या करती है? उसका पाचन कर लेती है, क्योंकि पेप्सिन क्या करती है? अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करती है। तो क्या क्या लिखेंगे हम? हमारे हमारे आमाशय में हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो क्या करता है? भोजन को जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है वो
भोजन को अम्लीय, वो भोजन को अम्लीय माध्यम देकर, अम्लीय माध्यम देकर पेप्सिन की पेप्सिन की देकर पेप्सिन की क्रिया में सहायता सहायता प्रदान करता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्या है? पाचक एंजाइमों पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम क्या करती है? भोजन को पचाने में मदद करती है। तो क्या लिखेंगे? पाचक एंजाइम भोज पदार्थों अर्थात क्या? प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। क्या? पाचक एंजाइम भोज्य पदार्थों अर्थात क्या? पाचक एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। क्या है पाचन एंजाइम का कार्य? भोज्य पदार्थों का पाचन करना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखते हैं। तब अगली क्लास में और सारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको देखेंगे। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।